नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। और लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर किया था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखने की कोशिश करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चीजें जरूरी होंगी उन सभी पर डिस्कशन हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर का नाम है वॉइस। वॉइस। अब वॉइस जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अब आपको पता है कि वॉइस के चैप्टर से ऐसा कोई भी एग्जाम जनरली नहीं होता। आमतौर पर सभी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है वॉइस का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर CHSL CGL इनके प्री की बात करूं तो प्री में भी आते हैं और मेंस में तो बहुत सारा एरिया ये कवर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चीजें शुरुआत में आपको आसान लगेंगी तो आपने आज तक वॉइस को जिस भी तरीके से सीखा है कोशिश करें उस तरीके को याद ना करें। अगर नहीं सीखा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप सीख जाएंगे। क्योंकि एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को हम जुगाड़ लगा करके सही नहीं सीख सकते, सही नहीं कर सकते। एग्जाम के टाइम पे आपके पास ये मान लीजिए बहुत ही कम समय होता है। आपको क्वेश्चन का आंसर सही भी करना है, करेक्ट भी करना है, और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, पूरा समझें, दो दो तीन दिन बाद रीड करें, इतना टाइम आपके पास नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो थोड़ा ट्रिकी वे में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी ट्रिक्स होंगी जो आपको बेसिकली ये बता देंगी कि भाई जब आप ट्रिक अप्लाई कर रहे हो तो आंसर बहुत जल्दी आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन है वो इसका, अगर आप अपना देसी जुगाड़ तरीके से या पुराने वाले मेथड से करो तो टाइम कंज्यूमिंग वो ज्यादा है। तो कोशिश करेंगे एक बहुत ही शॉर्ट और ट्रिक मेथड से इसको सीखने की। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस। अब जनरल इंग्लिश में अगर कोई पूछे कि वॉइस क्या है या वॉइस का हिंदी मीनिंग क्या है, तो हम कह देते हैं वॉइस, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, योर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल, ऐसे। अब वॉइस से हमारा मतलब आवाज नहीं है। वॉइस से हमारा मतलब है इंग्लिश ग्रामर का वो चैप्टर जिसमें आपको प्रधानता देनी होती है, हाईलाइट करना होता है। ये मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है। अब इंपॉर्टेंस किसे दी जाती है? पूरी इंग्लिश में एक चीज, पूरी भाषा में एक चीज बहुत ही कॉमन है जिसके बगैर कोई भी, सिर्फ इंग्लिश नहीं, कोई भी लैंग्वेज वर्क नहीं करती, जिसका बेसिक हमें आना चाहिए। वो क्या है? सेंटेंस। तो बात सेंटेंस की यहां पर हमने करनी पड़ेगी। सेंटेंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें हमेशा रहती हैं, चाहे वो हिडन हो चाहे वो डायरेक्टली दिख जाए। एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। अब सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन चलेगा, उस एक्शन यानी कार्य यानी क्रिया को हम कहते हैं वर्ब। और उस सेंटेंस को या एक्शन को या क्रिया को या काम को या वर्ब को करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि सेंटेंस में कोई काम भी हो और उसे करने वाला भी हो, लेकिन किसी पर उसका असर ना पड़े। किसका असर ना पड़े? काम का असर ना पड़े। जैसे एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। अब स्कूल जा रहा हूं मैं या जाता हूं मैं बेसिकली, तो मेरे स्कूल जाने का एक्शन मैंने किया। यहां पर ये मैंने एक्शन कर दिया, जाने का एक्शन किया मैंने, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और ये जो काम गो का मैंने किया ये हो गई आपकी वो। तो सब्जेक्ट ने, मैंने, आई ने एक्शन किया जाने का, किस पे असर पड़ा? क्या स्कूल पे कोई असर पड़ता है? मैं स्कूल जाता हूं तो स्कूल खिलखिला के हंस उठता, अरे ये भाई साहब आ गए। और यदि मैं स्कूल ना जाऊं तो क्या स्कूल सैड हो जाएगा? नहीं। कहने का मतलब यहां काम हुआ, जाने का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। देखा जाए तो जो भी विद्यालय जाता है या जाएगा या जा रहा है उसी पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो विद्यालय जाएगा, सबसे बड़ी बात, जो भी विद्यालय जाएगा वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो सीखेगा कौन? जो जाएगा। जा कौन रहा है सेंटेंस में? आई। यानी आई ने एक्शन किया जाने का, स्कूल जाने का, और सीखने का भी अगर वहां पे जाके ठीक ठाक सब कुछ रहा तो आई ही सीखेगा। कहने का मतलब एक सेंटेंस था जी, उसमें कोई कार्य चल रहा था जी, गो कार्य चल रहा था जाने का।
उसमें उस कार्य को कोई करने वाला था या अपने आप स्वतः हो रहा था? ऑटोमेटिकली काम कोई भी नहीं होता। जी हाँ, करने वाला था, आई था। तो सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी था, सारी चीजें हो गई। लेकिन क्या वहां पर एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है? क्या ये भी उपस्थित थी? वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन है? जिस पर काम का, काम का बोले तो एक्शन का असर पड़े, या जो कार्य से प्रभावित हो। ये चीज समझ के चलेंगे। कहता है कि कोई सेंटेंस होगा, ठीक है जी, होगा। उसमें कोई काम चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। आना जाना, सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, लेना देना, खोलना बंद करना, खाना पीना, सब कुछ, कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा होगा। कोई भी एक्शन अपने आप नहीं होने वाला, उसे कोई ना कोई करेगा। तो जो करने वाला है एक्शन को, उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। और जो एक्शन है, जिस एक्शन को किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे वर्ब। अगर हम देखें तो कार्य जब भी होता है तो किसी न किसी पे असर पड़ता है। यदि मैं कहूं आई ईट, मैं खाता हूं, तो पेट किसका भरेगा? अब देखो, काम क्या हुआ? काम हुआ खाना खाने का, ये रहा खाने का, कुछ भी खाया। किया किसने? करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट कौन था? आई। आई ने काम किया खाने का, तो पेट किसका भर गया? आई का। यानी कि आई ही तो कार्य को करने वाला है। और असर भी किस पे पड़ा है? इस कार्य का, खाने के कार्य का असर भी आई पे पड़ा। तो यदि हम देखें, मैं खाना खाता हूं तो पेट मेरा भरा, तो मैंने ही खाने का कार्य किया और मेरे पे ही फर्क पड़ा, असर पड़ा, प्रभावित हुआ कि मेरा ही पेट भर गया। तो ऐसे हम समझते हैं कि यदि सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट ही करता है, उस काम का असर यदि सब्जेक्ट पर ही पड़े तो फिर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट के अलावा, ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट आता है, सेंटेंस में चल रहे काम, कार्य यानी एक्शन या वर्ब का असर, सेंटेंस में चल रहे काम, कार्य या एक्शन का असर यदि करने वाले, यदि कार्य को करने वाले के अलावा भी किसी पर पड़े तो वह ऑब्जेक्ट होगा। इसको बड़े ध्यान से हमने समझ लेना है। सेंटेंस में कोई काम चल रहा है, ठीक है जी, चल रहा है, कोई बात नहीं। सेंटेंस में काम चल रहा है और उस काम का असर यदि करने वाले के अलावा, करने वाले पर काम का असर हमेशा पड़ता है। मैं स्कूल जाता हूं, तो स्कूल जाता हूं तो सीखेगा कौन? मैं ही सीखूंगा। तो स्कूल जाकर के जो भी एक्शन हो, उसका असर मुझ पे पड़ रहा है। अब यहां अगर मैं इसे ऐसे समझ लूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो भाई ठीक बात है, मेरे पे ही असर पड़ेगा, सीखूंगा मैं, और कोई थोड़ी सीख लेगा। अगर मैं इसे ऐसे समझूं, दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। ही विल अंडरस्टैंड, वो समझेगा, समझ लेगा। यू हैव ड्रंक, तुमने ड्रंक, तुम ड्रंक हो चुके हो, तुमने ड्रिंक कर ली, कोई भी चीज ड्रिंक करी है, पी ली है। इन तीनों ही सेंटेंसेस में काम, देखिए क्या हो रहा है। काम यहां पर हो रहा है रीडिंग का, ये काम हुआ, ठीक है। यहां पर काम हुआ अंडरस्टैंड, समझने का, ये काम हुआ। यहां पर काम हुआ पीने का, ड्रंक, ये काम हुआ। इन तीनों ही कार्यों में आप अगर देखेंगे तो कार्य करने वाला ये था, यहां पर ही ने समझने का काम किया, दे ने पढ़ने का काम किया। तो दे अगर पढ़ लेगा किसी चीज को, मान लीजिए आपको कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, इसको अगर आप पढ़ लें तो आप शक्तिमान बन जाओगे। तो सोच के देखो, आपने वो मंत्र की रीडिंग कर दी, तो शक्तिमान कौन बनेगा? आप। यानी कि मंत्र को रीड करने का काम भी आपने किया, तो सब्जेक्ट आप हो गए। सेंटेंस था, सेंटेंस में काम हुआ पढ़ने का, रीड करने का, और आपने वो काम कर दिया, तो पढ़ा भी आपने, पढ़ने का काम भी आपने, तो सब्जेक्ट भी आप हो गए। असर किस पे पड़ा? उस मंत्र का शक्तिशाली किसको बना दिया? आपको। तो आप ही पे असर पड़ा। तो आप एज अ सब्जेक्ट जब भी कुछ भी काम करोगे, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट पे ही असर आएगा।
जो भी एक्शन आपने किया, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है। आप कुछ भी काम करेंगे तो सबसे पहले करने वाले यानी सब्जेक्ट पर ही उस कार्य का असर आता है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि भाई जो भी कार्य को करेगा, किसी भी कार्य को करने वाला जो भी सब्जेक्ट होगा किसी भी सेंटेंस में, वो सबसे पहले सफरर होगा, सबसे पहले प्रभावित वही होगा जिसने कार्य किया है। यदि करने वाले, यदि सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में दिए गए एक्शन को करने वाले के अलावा यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा भी किसी पर एक्शन का असर पड़े तो वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां रीडिंग का काम किया दे ने, तो दे तो सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट है, और इस पर भी असर पड़ेगा ही क्योंकि इसने काम को किया है। तो इसमें और कोई ऐसा है जिसने काम किया भी नहीं और उस पर असर भी पड़ गया? काम तो दे ने किया, तो दे तो सीखेगा, दे को शक्ति मिल जाएगी, नॉलेज आ जाएगी पढ़ने के बाद जो भी वो रीड करेगा। क्या इसके अलावा किसी पर असर पड़ा रीडिंग का, उस कार्य का, रीडिंग का जो कार्य दे ने किया, सब्जेक्ट ने किया, दे ने, क्या किसी और पे असर पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है जिस पर काम का असर पड़े। कौन से काम का? वर्ब का। जो किसने किया है? सब्जेक्ट ने। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से जो प्रभावित होगा वस्तु या व्यक्ति, वो ऑब्जेक्ट होगा। यहां देखेंगे दे आर रीडिंग, तो दे आर रीडिंग में काम रीडिंग का हुआ, दे ने किया, किंतु किसी पर कोई असर नहीं पड़ा दे के अलावा। और दे पे तो असर पड़ेगा क्योंकि दे तो सब्जेक्ट है, उसके अलावा किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। तो यहां कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया नहीं गया। ही विल अंडरस्टैंड, वो समझ लेगा, समझ जाएगा, समझने का काम हुआ, ही ने किया तो ही सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा जो समझेगा उसी पर असर पड़ेगा। क्या ही के अलावा किसी पर असर पड़ेगा? नहीं। यू हैव ड्रंक, आपने पी ली है, आप पी चुके हो। अब यू काम को करने वाला, क्या काम कर दिया इसने? बड़ा ही महान काम कर दिया, पी ली इसने। तो इस पीने का असर अब ऐसे ढुलक ढुलक कौन हो रहा होगा? यू ही हो रहा होगा। अब सब कुछ हिलता हुआ किसे दिखाई दे रहा होगा? यू को ही दिखाई दे रहा होगा। तो काम किया यू ने, वो भी पीने का, तो असर भी किस पे आया? यू पे ही आया। साथ वाले को थोड़ी नशा होगा, यू ने पिए तो यू पे ही नशा हो। अगर इस पीने का असर करने वाले यानी यू के अलावा किसी और पर होता, तो वो वस्तु या व्यक्ति जिस पर होता असर ड्रंक का, सब्जेक्ट के अलावा, वो वस्तु या व्यक्ति ऑब्जेक्ट होता। अब समझ लेते हैं कि भाई यहां हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक। अब देखिए इन्हीं सेंटेंसेस को अगर ऐसे समझ लिया जाए, दे आर रीडिंग और ही विल अंडरस्टैंड और यू हैव ड्रंक, इनमें कोई भी सफर नहीं हो रहा, किसी पर भी असर नहीं पड़ रहा, सिवाय करने वाला खुद प्रभावित हो रहा, उसके अलावा किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। और ऑब्जेक्ट कौन होगा? कर्ता के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा, काम को करने वाले के अलावा वह कोई व्यक्ति या वस्तु जिस पर किए गए कार्य का असर पड़ रहा हो, किए गए कार्य का अफेक्ट पड़ रहा हो। तो ये तो बात हुई कि भाई ऑब्जेक्ट होगा क्या, कब, बिना ऑब्जेक्ट के। बहुत सारे सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बिना होने। अब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए तरीका ढूंढते हैं। देखिए अब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। अब ऑब्जेक्ट है क्या? काम से प्रभावित वस्तु या वस्तु या व्यक्ति। एक्शन यानी काम से प्रभावित वस्तु या व्यक्ति, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जांपल्स, देखिएगा। शी ईट्स फूड, आई हैव हेल्प्ड मैक्स, रिया विल बीट अलीना, मैक्स is laughing at you. Their father had appointed the children
ये सभी सेंटेंस अगर आप देखोगे तो सभी में कुछ ना कुछ काम हुआ है। तो काम जो भी सेंटेंस में होता है, उस काम से जो प्रभावित होता है कोई ना कोई वस्तु या व्यक्ति अगर होगा, तो प्रभावित वस्तु या व्यक्ति को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। किससे प्रभावित होंगे? काम यानी एक्शन यानी वर्ब से, तो उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब ये कहता है शी ईट्स फूड, ये यहां पर आ गया हमारे पास। शी ईट्स फूड, काम क्या हुआ? खाने का। किसने किया? शी ने। खत्म या कम कौन हो गया? खत्म या कम कौन हो गया? काम हुआ ये खाने का। पेट किसका भर गया? शी का। इसके अलावा भी किसी पे असर पड़ा? ये अपना अस्तित्व या तो खो बैठा या तो ये खत्म हो गया या ये कम हो गया। तो इसे हमें क्या बोलना पड़ेगा? एक ऐसी चीज है ये जिस पर किए गए काम का असर पड़ा है। ठीक है, तो जिस पर किए गए काम का असर पड़े सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट है। आई हैव हेल्प्ड मैक्स। अब आई हैव हेल्प्ड मैक्स में अगर आप देखेंगे तो काम क्या हुआ? हेल्प का। किसने किया? आई ने किया, तो सब्जेक्ट आई। काम ये हो गया। असर किस पे? हेल्प किसकी हो गई? कौन खुश हो गया होगा हेल्प करा के? मैक्स। तो मैक्स हो गया इस काम से प्रभावित, अच्छे या बुरे तरीके से, तो उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। फिर आ गया रिया विल बीट अलीना। अब सेंटेंस में एक्शन हुआ पीटने का या हराने का, ये काम हुआ, ये एक्शन हुआ, ये किया किसने है? रिया ने किया। इस पे असर किस पे पड़ा? असर पड़ा अलीना पे, तो जिस पर काम का असर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हो गया अलीना। फिर आ गया मैक्स इज लाफिंग एट यू। काम क्या हो रहा है? हंसने का काम हो रहा है। किस पर असर पड़ रहा है? यू पर। आप सोचोगे सर हंस तो मैक्स रहा है, यू पे क्या असर पड़ेगा? तो आप सोचो कभी अभी आप ऐसे ही कहीं पर भी हो और किसी आदमी को लगातार, किसी व्यक्ति को, इंसान को देखकर हंसते रहना, बस हंसते रहना, देखो कितनी देर में उस पर असर पड़ेगा और वो आपसे इरिटेट होकर कुछ बोलेगा या कुछ करेगा। तो असर पड़ता है। लाफिंग, तो प्रभावित कौन होगा? यू, और जो प्रभावित होता है उसको क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्ट। तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। देयर फादर हैड अपॉइंटेड द चिल्ड्रन, तो अपॉइंट करने का काम हुआ है और किसकी नियुक्ति हो गई? चिल्ड्रन। तो आगे से नियुक्ति किसकी हो गई? चिल्ड्रन की। तो वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रन। आई होप आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना आ गया होगा। सेंटेंस में कोई भी एक्शन चले, उस एक्शन से प्रभावित जो वस्तु या व्यक्ति होता है सब्जेक्ट के अलावा, प्रभावित या वस्तु व्यक्ति, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। मान लीजिए मैंने उसकी खिड़की तोड़ दी, तो ऑब्जेक्ट वो नहीं है, खिड़की है, उसकी खिड़की। मैंने मैक्स का सिर फोड़ दिया, अब मैक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने फोड़ा मैक्स को नहीं, उसके सिर को है। तो मैक्स का जो सिर है, सिर, वो ऑब्जेक्ट है। मैंने मैक्स को तोड़ दिया, मैंने मैक्स को पीट दिया, मैंने मैक्स को धमका दिया, ऑब्जेक्ट कौन हुआ? असर किस पे हुआ? मैक्स पे। मैंने मैक्स की सहायता करी, फायदा किसका हुआ? मैक्स का। चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, बात यह है कि किए गए कार्य से प्रभावित होना चाहिए। तो किए गए कार्य से जो भी प्रभावित होगा, जिस पर भी असर पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत हद तक यहाँ एक अच्छा खासा अनुभव हो गया होगा कि पैसिव वॉइस कैसे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है वो आता है कि वॉइस में जब चेंज आप करते हो, क्या क्या चेंज होगा? तो चेंजेस इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस, ये बात समझनी है हमको बड़े ध्यान से। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे या पैसिव से एक्टिव बनाओगे, तो ध्यान रखिएगा आप कुछ बदलाव करेंगे सेंटेंस में। वो बदलाव कैसे होंगे? वो बदलाव होंगे दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दोगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ कोई भी शब्द, नाउन प्रोनाउन, और सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव केस में आया हुआ। अब ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है क्या? देखो, राम फॉरगेव रावण, राम ने रावण को माफ कर दिया, तो काम हुआ फॉरगिव का। ठीक है, काम हुआ ये। किया किसने? करने वाला कौन था? राम। एक्शन को करने वाला था राम। और असर किस पे पड़ा? रावण पर। असर पड़ा रावण पर, तो रावण क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि रावण वॉज फॉरगिवन,
या मान लीजिए और इजी ले लेते हैं, शुरू में आपको ये समझ हो सकता ना आए। रावण हेटेड राम। इसमें काम क्या हुआ? हेट करने का। किसने किया? रावण ने। तो रावण कौन हो गया? काम को करने वाला। करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट। और प्रभावित कौन हो गया? प्रभावित हो गया राम। इसीलिए तो इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। काम को करने वाला है सब्जेक्ट, काम से प्रभावित होने वाला ऑब्जेक्ट। जो काम चल रहा वो है वो। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है राम, यहां पर ऑब्जेक्ट को है वो है राम। तो शक्ल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में बिल्कुल सेम है, बदले ही नहीं। आर ए एम कैपिटलाइज था फर्स्ट लेटर, इसमें भी कैपिटल था। अब यहां रावण क्या था? ऑब्जेक्ट, क्योंकि फॉरगिव माफ करने का असर रावण पे पड़ा। यहां रावण क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि हेट करने का काम, नफरत करने का काम रावण कर रहा है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि नाउन्स के तो केस सेम होते हैं। जो नाम वाले शब्द हैं वो तो चाहे सब्जेक्ट का काम करें चाहे ऑब्जेक्ट का, दिखने में सेम होंगे। जैसे कि रावण यहाँ सब्जेक्ट है, रावण यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नेमिंग वर्ड है, नाउन है जितने भी। राम यहाँ सब्जेक्ट, राम यहाँ ऑब्जेक्ट, तो दिखने में नाउन तो सेम ही रहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? चेंज करना सीखना, किसका? सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट, तो हमें पता होना चाहिए। तो पहली बात तो यहां आ गई कि जो नेमिंग वर्ड्स है यानी कि नाउन्स में सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव केसेस सेम रहते हैं। उनका केवल स्थान बदलेगा। उनका केवल स्थान बदलेगा, दिखने में वे बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, उनका केवल स्थान बदलेगा, दिखने में वे सेम रहेंगे। ये आपको चीज याद रखनी है। जैसे स्थान, राम शुरू में था, राम लास्ट में चला गया। रावण लास्ट में था, रावण यहां पर शुरू में आ गया। तो केवल इनका स्थान बदल रहा है, इनकी शक्ल बदल नहीं रही। लेकिन अब समझना है इंपॉर्टेंट बात को, एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाते समय बनाते समय प्रोनाउन की शक्ल बदलेगी। प्रोनाउन की शक्ल बदलेगी, ये बात इंपॉर्टेंट है कि नाउन तो नहीं बदलेंगे, उनका केवल प्लेस शुरू है तो लास्ट, लास्ट से शुरू में हो जाएगा, लेकिन प्रोनाउन की शक्ल बदलेगी। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, शक्ल कैसे बदलती है, कब कौन दिया है तो क्या लगाना है, ये समझ लेते हैं एक बार। प्रोनाउंस, अब कुछ एक तो यहां पर हो जाएंगे प्रोनाउन के केस। सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट का काम करे उनको सब्जेक्टिव केस कहेंगे। और कुछ हो जाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए सेंटेंस में है उनको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केसेस। जैसे सबसे पहले आ गया आई। आई भी एक प्रोनाउन है, और ध्यान से समझना है आपको, मी भी एक प्रोनाउन है। आई और मी दोनों प्रोनाउन तो हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आपके पास सेंटेंस में जरूरत हो आपको सब्जेक्ट की, तो आप मी को यूज ना करके आई का यूज करेंगे। जब आपको जरूरत हो ऑब्जेक्ट की, यानी जिस पर असर पड़ रहा है काम का, तो आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे यानी मी का। जैसे दे लव डैश, और डैश के लिए आपके ऑप्शन है आई और मी, दोनों ही प्रोनाउंस हैं। लेकिन यहां दे लव, वे लव करते हैं, तो काम हुआ है प्रेम करने का। जिससे प्रेम करते उस पर असर पड़ेगा, उसकी अच्छी देखभाल होगी, वो लविंग होगा। तो यहां पर जो भी आएगा वो कौन आना चाहिए? जिस पर काम का असर पड़े, यानी ऑब्जेक्ट। और इन दोनों में से आई तो होता है सब्जेक्ट और मी होता है ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए आंसर भी क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव, यानी कि मी। तो ये आपको समझना, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता डैश डैश
एम गोइंग, डैश एम गोइंग। यहां ऑप्शन आपके आई और मी ही है, तो मी एम गोइंग या आई एम गोइंग। गोइंग का काम हो रहा है, और काम को करने वाले को क्या कहते हैं? काम को करने वाले को इंग्लिश में हम क्या कहकर एड्रेस करते हैं? सब्जेक्ट। तो हमें जरूरत यहाँ सब्जेक्ट की थी, और सब्जेक्ट क्या है? आई, इसलिए आंसर आई आएगा। तो आई और मी में फर्क क्या है? आई भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, फिर डिफरेंस क्या? सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत हो, मतलब काम से प्रभावित की जरूरत हो, तो आप इधर वाले मी अस देम जो भी अभी हम लिखेंगे वो यूज होंगे। यदि सेंटेंस में काम को करने वाले की जरूरत है, यानी कि जिसने काम को परफॉर्म किया है, जो परफॉर्म कर रहा है, उसकी अगर जरूरत हो, तो फिर हम सब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव की तरफ। समझते हैं इसे भी, देखिए। इसके अलावा और कौन है? वी है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। यदि आपको सब्जेक्ट की जरूरत है तो वी के साथ जाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाना तो अस। उसके बाद आता है दे, फिर आ जाता है ही, फिर आ जाता है शी। दे और दे का ऑब्जेक्टिव बन जाता है देम। ही, ही का ऑब्जेक्टिव बन जाता है हिम। शी का ऑब्जेक्टिव बन जाता है हर। अब समझे, सेंटेंस में आपको यदि आई वी दे ही शी ये दिया गया है, ये पांचों क्या है? प्रोनाउन। ये दोनों ही तरफ हमने क्या लिखे हैं? प्रोनाउन। अगर आपसे एक्टिव से पैसिव पूछी जाए, या पैसिव से एक्टिव बदलने के लिए पूछा जाए, तो ध्यान रखें, आपको यदि ये दिए हों, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव हो, ये दिए हों तो इन्हीं की वैल्यू इनमें चेंज कर दो, ये वाले दिए हैं तो इन्हीं की वैल्यू इनमें चेंज कर दो। माने ये तो बदल जाएंगे अपने इधर वालों में, और अगर इधर वालों में से कुछ दिया तो वो बदल जाएंगे इधर वालों में। ठीक बात। ये चेंज होगा, किसका चेंज? प्रोनाउन का चेंज। सब्जेक्टिव है तो अपने अपने ऑब्जेक्टिव। आई दिया है तो मी में बदल जाएगा, ही दिया तो हिम में बदल जाएगा, शी दिया तो हर में बदल जाएगा, दे दिया तो देम में बदल जाएगा, वी दिया तो अस में। वैसे ही हर दे दिया है तो शी में बदल देंगे, देम दे दिया है तो दे कर देंगे, मी दे दिया तो आई कर देंगे। ऐसे ही आपने चेंज करना है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये तो ही प्रोनाउन के चेंजेस की बात। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन इसके अलावा भी तो हो सकते हैं, जैसे यू हो सकता है, इट हो सकता है, वन हो सकता है, दैट हो सकता है, दिस हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये मैंने क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये चेंज नहीं होते। ये प्रोनाउन जो भी, इनके अलावा जो भी प्रोनाउन आएंगे, वो चाहे सब्जेक्टिव केस में हो, शक्ल वही रहेगी, चाहे ऑब्जेक्टिव, तो उनको तो सिर्फ आपने प्लेसिंग बदलनी है। शुरू में आया सब्जेक्ट के रूप में तो लास्ट में पटक दो, लास्ट में आया ऑब्जेक्ट बन के तो शुरू में सब्जेक्ट बना के ले आओ। ये चीज आपको अभी समझ में आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भाई टेंसेज में हमने क्या सीखा था जो हमारे बड़े ही काम का है, वो इसके अंदर देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, टेंस बेस्ड वॉइस। टेंस पर आधारित वॉइस। टेंस पर बेस्ड वॉइस का मतलब जितने हमारे टेंसेस हैं उनकी जो वॉइस बनती है, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, वो कैसे कैसे बनती है। तो सबसे पहला चेंज आ जाएगा यहां पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन की। ये हमारी वॉइस होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस बेस्ड वॉइस। प्रेजेंट सिंपल टेंस पर बेस्ड वॉइस, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। तो बहुत सिंपल सी बात यहां पर सीखेंगे। आपके पास अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आ जाए, क्योंकि एक्टिव भी देता है एग्जामिनर और पैसिव भी, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे और वो भी किस टेंस में? प्रेजेंट सिंपल में। तो सेंटेंस दिया जाएगा कुछ कुछ ऐसे, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर फर्स्ट फॉर्म में कुछ एस या एस ऐसा कुछ लगा के दिया जाएगा। ये तीन चीजें। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, एस सी एस ई एस लगा, जैसे गो का गोज बन गया। सी ओ एम ई कम, कम का जैसे एस लगा दिया तो कम्स बन गया। डब्ल्यू आर आई टी राइट, राइट का जैसे एस लगा तो राइट्स बन गया। स्विच ऑन का जैसे स्विच में ई एस स्विचेस बन गया। इस टाइप से कभी फर्स्ट तो कभी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वाली वर्ब ऐड हो जाएगी। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखे ऐसा कि भाई शुरुआत में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को नहीं, ये भी ध्यान रखना है, सब्जेक्ट है दिए गए कार्य को करने वाला, और दिया गया कार्य क्या है? वर्ब। उससे प्रभावित होने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो वो एक्टिव वॉइस में।
पैसिव वॉइस अगर बनानी है, पैसिव वॉइस अगर बनानी है तो देखिएगा पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था, कहां पर, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसे आप यहां ले आएंगे। कहां ले आएंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ले आएंगे और क्या बना देंगे उसका सब्जेक्ट। अभी अभी जो हमने सीखा था उसी को बड़े ध्यान से फिर से रिवाइव करते हैं कि भाई अभी अभी हमने सीखा था आई का मी, वी का अस, दे का देम, शी का हर, ही का हिम, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव, ये चेंज होते हैं। अगर आई दिया है तो मी में बदल जाएगा, मी दिया तो आई में, वी दिया तो अस कर देंगे, अस दिया तो वी कर देंगे, दे है तो देम करेंगे, देम है तो दे करेंगे, शी है तो हर करेंगे, हर है तो शी करेंगे, ही है तो हिम करेंगे और हिम है तो ही कर देंगे, ये चेंजेस। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आपका मी या अस या देम या हर या हिम, इन्हीं में से कोई आएगा, इधर तो आएगा नहीं सब्जेक्ट। इनमें से जो भी आया आप उसको जब शुरू में लिखेंगे, पैसिव के शुरू में लेके आएंगे वहां से मारते पीटते हुए, तो आप जब यहां से मारना पीटना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात, इतना मारोगे इतना पीटोगे शक्ल तो बदल ही जाएगी उसकी। यहाँ पे आके वो जो का त्यों नहीं लिखा जाएगा। मान लीजिए वहां मी था, अगर वहां मी हो तो जब आप शुरू में लिखेंगे तो आप उसे क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट था और हमने यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट। तो प्लेस बदलना है, लास्ट से पहले रखना है, एक्टिव से पैसिव हो चाहे पैसिव से एक्टिव, लेकिन शक्ल भी बदलनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप लिखेंगे या तो इज या एम या आर में से कोई एक सुटेबल हेल्पिंग हो। अब सुटेबल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आई अगर नया सब्जेक्ट आपके पास आ गया तो फिर आप इज नहीं लगा सकते, आर नहीं लगा सकते, आपको एम लगाना पड़ेगा। यदि यहां पर आपके पास सब्जेक्ट यू आ गया तो यू का यू ही रहेगा, आर यू आर होता है। यदि हिम आ गया तो ही बनाएंगे और इज लगाएंगे, यदि हर आ गया तो शी हो जाएगा, शी के साथ इज हो जाएगा। अब इसको भी समझ लेते हैं कि भाई हमने दो स्टेप पूरे कर लिया। ऑब्जेक्ट जो था पैसिव में ले आए, एक्टिव से पैसिव बना रहे, उस ऑब्जेक्ट का हमने शुरू में लाके सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले आए जी, सुटेबल टू सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या कहता कहता है कि भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब बोले तो कौन, काम, जो काम चल रहा था सेंटेंस में यहाँ पर, और वो काम यहाँ पर क्या चल रहा था एक्टिव वॉइस के अंदर, फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन आप उसको लिखेंगे यहाँ थर्ड फॉर्म में। ये भी आपको याद रखना है, पहले काम चल रहा था फर्स्ट फॉर्म में, अब काम को लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म में। हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद आप अपने पास से ऐड कर देंगे बाय। बाय 95% केसेस में पैसिव वॉइस में आने वाली एक प्रेपोजिशन है, 5% केसेस में अलग अलग प्रेपोजिशन आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। बाय आ गया। इसके बाद आपने देखो क्या क्या सॉर्ट आउट कर लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो ऑब्जेक्ट खत्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म आई, गो गोज, कम कम्स, राइट राइट्स, उसको आपने सॉर्ट आउट कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया, उसकी V3 आ जाएगी। तो ये दो चीज हो गई। अब क्या बचा, सब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को यहां से उठाएंगे, इस सब्जेक्ट को आप यहां से उठाएंगे, ये वाला जो सब्जेक्ट यहां से उठाएंगे और आप इसे लिख देंगे यहां, लेकिन क्या बनाकर लिखेंगे यहां पर, ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, ये बड़े ध्यान से आपने समझना है। यहां पर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, और कौन आएगा, जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के अंदर यहाँ सब्जेक्ट बनकर बैठा था उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी ये मिलेगा, यहाँ उन्हीं का ऑब्जेक्ट मी, अस, देम, हिम, ऐसा आप यहाँ पर लिखेंगे। तो अब एग्जाम्पल से समझेंगे और सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, देखिएगा। आई हेल्प देम। अब ये सेंटेंस एक्टिव में है। मैं कैसे कर सकता हूं एक्टिव में, क्योंकि एक्टिव में शुरुआत में आता काम को करने वाला। ठीक है, तो आई हो गया, यहां पर वैल्यू देखे एक्टिव में, आई को क्या माना गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैगी जी, ये रही हेल्प। आई सब्जेक्ट हो गया, ये वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हेल्प जिसकी हो रही है उस पर असर पड़ेगा, जिस पर काम का असर पड़े उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो हमें तीन चीजें चाहिए थी एक्टिव वॉइस में, एक सब्जेक्ट मिल गया आई के रूप में, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म मिल गई आई फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट मिल गया आपका देम। तो कहता है कि अब पैसिव बनाओ जी, पैसिव बना देते हैं। तो पहला काम क्या है पैसिव में, सब्जेक्ट लिखना। कौन बनेगा सब्जेक्ट, जो एक्टिव में लास्ट में ऑब्जेक्ट बन के बैठा है। कौन बैठा है एक्टिव में ऑब्जेक्ट बन करके, ये बैठा है।
तो इसे पैसिव में क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे, और इसे वहां तो ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो देम था ऑब्जेक्ट, ये रहे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में ये रहा देम, देम ऑब्जेक्टिव था, हाँ हमने क्या करना है, उसे सब्जेक्ट बना, तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। तो यहाँ पर देम ना लिख करके क्या लिखेंगे, दे, क्योंकि हमने सीखा है एक्टिव वॉइस जब भी होगी यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में हम यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट शुरुआत में। तो इससे समझे एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। तो हमने बना दिया, देम का दे हो गया, फर्स्ट फोन हो गया पॉइंट क्लियर। सेकंड में कहता है भाई नया जो सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग इज, एम और आर, सोच करके जरा जवाब दो। तो दे इज या दे एम होता नहीं, तो क्या होता है, दे आर, दे आर। फिर कहता है दूसरा स्टेप फॉलो हो गया, हाँ जी हो गया। फिर V3 लगाओ जी, काम की थर्ड फॉर्म लगाओ जी। यहाँ पर काम क्या चल रहा है, ये रहा काम, काम चल रहा है सहायता करने का, यहाँ पर ये आया फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन एक्टिव से फर्स्ट फॉर्म में नहीं, पैसिव में हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में। तो हेल्प की पैसिव यानी कि थर्ड फॉर्म में फॉर्म क्या बन जाएगी, हेल्प। अपने पास से क्या लगा देना है, बाय, फर्स्ट फॉर्म हो एस हो कभी भी फर्स्ट फॉर्म हो, हम यहाँ थर्ड ही लगाएंगे। उसके बाद आ गया बाय। फिर कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट भी लिखो, ऑब्जेक्ट किसे बनाए, ऑब्जेक्ट बनाओ जी इसे, जो एक्टिव के अंदर काम को करने वाला था यानी सब्जेक्ट था, ये रहा जी काम को करने वाला सब्जेक्ट, तो ये बैठा, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, तो इसको लाएंगे, इसको जब आप लाओगे तो यहां से आप लेके चलोगे और ये लास्ट में लिखा जाएगा। लेकिन आई तो क्या है, सब्जेक्ट, ये रहा आई तो सब्जेक्ट है, हमने क्या बनाना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है जी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो यहाँ पर आई ना लिख करके क्या लिखेंगे, मी। तो सेंटेंस बन जाएगा दे आर हेल्प्ड बाय मी। फिर से इसको समझ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी, पहले एक्टिव से पैसिव करेंगे फिर सीखेंगे पैसिव से एक्टिव। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, दो काम ही हो गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो चाहे एस, थर्ड लगाएंगे, और इज या एम या आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव जरूर करेंगे। तो ये हो गया बेसिक। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी रिस्पेक्ट्स मी। इस सेंटेंस में देखेंगे तो ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट। तो कहता पैसिव बनानी है, हाँ जी बनानी, तो सब्जेक्ट लिखो। किसे लिखें सब्जेक्ट, अपनी मर्जी से, नहीं नहीं, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट था, तो ये था लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन सब्जेक्ट बनाना, तो मी का मी ना लिख करके क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई, तो ये आ गया आई। फिर कहता है कि जी इज एम आर, तो आई के अकॉर्डिंग इज और आर तो सुटेबल है नहीं, एम लिख दिया। अब कहता है कि भाई जो यहाँ पर वर्ब आई है फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म फॉर्म, थर्ड ही लिखेंगे हमेशा पैसिव में। ये लो जी रिस्पेक्ट का बन गया रिस्पेक्टेड। अपने पास से क्या ऐड करना है, बाय, और लास्ट में कहता ऑब्जेक्ट लिख दो। किसे लिख दें, किसी को भी नहीं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट बन के आया था उसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये रहा शी, ये है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर। तो ये बन गया आई एम रिस्पेक्टेड बाय हर। तो बेसिकली आप जितना ध्यान दोगे, कौन ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनेगा, कौन सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आप एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों ही बड़ी आसानी से सीख सकते हो, कर सकते हो आधे टाइम में। आगे बढ़ते हैं, इसको आपने बड़े ही ध्यान से नोट डाउन करना है। जो भी मैंने करेक्शन आपको करने के लिए बताई, ये यही बेस है और यहीं से ट्रिक निकलती है हमेशा। आधे टाइम में आपको सेंटेंस को अटेम्प्ट भी करना है और उसका आंसर करेक्ट होने की भी गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा चांसेस होने चाहिए। तो ये एक तरीका है जिसमें आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, एग्जाम्पल है एक्टिव का, दे हेट अस मोस्ट, यू collect the coins, she washes clothes। अब समझ लेते हैं, ये सेंटेंस में ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ये खाम खा है, सब्जेक्ट मिल गया जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई जी, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लाना है शुरू में, पैसिव बनानी है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे और सेम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव अस, इसका सब्जेक्टिव चाहिए शुरू में तो वो बन गया अभी, तो यहां से इसको उठा के लाएंगे और ये बन जाएगा हमारी पैसिव वॉइस।
और अस का क्या बना देंगे वी। अब यहां पर बन गया हमारा वी। कहता है फिर इज एम आर में से क्या सुटेबल है भाई, वी एम नहीं होता, वी इज नहीं होता, वी आर। फिर कहता है कि जी आप हेड का भी कुछ करो, तो थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में लगानी है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड लगेगी। अपने पास से आपने क्या दे देना है, बाय। और दे सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है तो जब सब्जेक्ट मिलता है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते, दे का ऑब्जेक्टिव देम। ये बन गया। अब यू कलेक्ट द कॉइन्स, ऑब्जेक्ट आपका आ गया द कॉइन्स, यू आ गया सब्जेक्ट और कलेक्ट आ गई वर्ब। V1 सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, एक्टिव था पैसिव बनाना, तो द कॉइन्स। अब द कॉइन्स को तो द कॉइन्स ही लिखेंगे क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं, यही तो थे जो बदलते हैं, बाकी तो एज इट इज लिखे जाते हैं, नाउन्स एज इट इज लिखे जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में भी शक्ल सेम रहेगी, इनकी सब्जेक्ट में भी। फिर सर किसको बदलें, याद कैसे रखें भाई, ये तो रहे, यही है जनरली जो बदलते हैं। ऑब्जेक्ट हो तो ये शक्ल हो जाएगी, सब्जेक्ट हो तो ये, इनसे ये बदल देंगे, ये दिया तो ये कर देंगे वैल्यू। और बाकी इनके अलावा कोई चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर हम इसे ऐसे समझ लें भी, यहां हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो कोइंस था, तो हम उसी को सब्जेक्ट बना देंगे, द कोइन सब्जेक्ट बन गया। इसके अकॉर्डिंग आ गया आपका आर, थर्ड फॉर्म की माने तो कलेक्टेड बाय यू का यू आ गया, खत्म। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में आएगी। पैसिव वॉइस में ना तो कभी फर्स्ट फॉर्म आती, ना कभी सेकंड, ना कभी आईएनजी, थर्ड ही फॉर्म आती है। अब आ जाते हैं शी वॉशेज क्लोथ, ये ऑब्जेक्ट रहा आपका, ये वर्ब है आपकी, और ये सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे क्योंकि पैसिव बनाना, तो क्लोथ्स इज एम आर में से क्लोथ्स के अकॉर्डिंग आ गया आर। फिर थर्ड फॉर्म लिखते हैं, चाहे कोई भी फॉर्म हो, एक्टिव में पैसिव में थर्ड, तो वॉश्ड। बाय अपने पास से लगाते हैं 95% केसेस में। अब यहाँ है शी क्या है, सब्जेक्टिव, हमने लिखना ऑब्जेक्ट, वो क्या हो गया हर। तो ये बन गया आपका पैसिव, एक्टिव से पैसिव। अब बढ़ते हैं आगे। तो सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये आपको ठीक ठाक तरीके से याद हो गया होगा आई होप। और अब इसमें सीखेंगे एग्जाम्पल से, एग्जाम लेवल के एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हम बेसिक की मदद से उनको सीख सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक्टिव सेंटेंस है, शीला इज सिंगिंग शीला सिंग्स 5 songs डेली। हमें डेली से लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तीन चीजों से लेना देना, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन, और तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास अगर हम समझे तो शी क्या है, शीला क्या है सब्जेक्ट, और सिंग्स हो गया आपकी वर्ब, 5 songs हो गया ऑब्जेक्ट। हमें इससे कोई लेना देना नहीं डेली से। जब सेंटेंस को हम पूरा कर लेंगे तो लास्ट में डेली एज इट इज पुट कर देंगे, उसमें कुछ है ही नहीं दिक्कत। तो बनाते हैं इसका पैसिव वर्जन। 5 songs जो कि ऑब्जेक्ट था पहले आ जाएगा, 5 songs। इजएमआर हमेशा हम यूज करते हैं, कब इजएमआर, जब यहां एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो कहता है 5 songs आर, सिंग की थर्ड फॉर्म होगी सिंग सैंग संग, बाय अपने पास से लगाते हैं, और शीला का शीला लिख देंगे। ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन्स बदलते नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही कलेक्ट द फ्लावर्स, ही कलेक्ट्स द फ्लावर्स, द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, कलेक्ट्स वर्ब है, और ही क्या है आपका सब्जेक्ट। तो पहले ले आते हैं, पैसिव बनानी है, द फ्लावर्स इज एम आर में से आर आ गया। थर्ड फॉर्म देखे तो कलेक्ट की, कलेक्टेड बाय, ही का बन गया ऑब्जेक्ट में हिम, क्योंकि ही सब्जेक्टिव था, हमें चाहिए था यहाँ ऑब्जेक्टिव, तो हिम होता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, द पेन राइट्स दिस
अब ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे। पैसिव बनानी है तो दिस का दैट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, वो हम नरेशन में करते हैं। दिस का दैट हो गया, दीज का दोज हो गया, कैन का कुड हो गया, शैल का शुड हो गया, हियर का देयर हो गया, नाउ का देन हो गया, अगो का बिफोर हो गया। वो चेंजेस हम करते हैं नरेशन के अंदर, वो इसके अंदर नहीं करते। दिस और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस के अकॉर्डिंग इज एमआर में से सुटेबल था लिख दिया। दिस इज रिटन बाय द पेन। अब ये हमारी पैसिव बन गई। इस पे आपको बड़े ध्यान से समझना है। जब भी आपको एक्टिव सेंटेंस दिया जाए, जब भी आपको एक्टिव सेंटेंस दिया जाए, तो पैसिव में आपको देखना है, दो चीजें तो करनी करनी है। एक तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, फिर बची बीच में मेन वर्ब। तो जब जब आपको फर्स्ट फॉर्म दी जाए मेन वर्ब की, ना सेकंड की बात हो रही है, ना थर्ड की, ना आईएनजी की, जब जब फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म दी जाए, तो तब आप फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म में क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में लगाएंगे और इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव भी आप करेंगे उसमें। ये आपको समझने वाली चीज यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बेसिक ही एक हथियार होगा जिससे आप जल्दी कर पाएंगे। तो हमने एक्टिव टू पैसिव कर लिया, अब पैसिव टू एक्टिव थोड़ा सा समझ करके देखते हैं। हमारे पास अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया एग्जामिनर ने और वो पैसिव वॉइस में दे दिया और हमने उसका बनाना है एक्टिव वॉइस, तो देखिएगा क्या क्या चेंजेस वहां पर होंगे। आपको दिया जाएगा कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद दी जाएगी इज या एम या दिया जाएगा आर, फिर दिया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोस्टली केसेस में बाय आएगा, और फिर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट। यहां ये समझने वाली चीज रहेगी कि ये जो सब्जेक्ट है ये कार्य को करने वाला नहीं है, बल्कि कार्य से प्रभावित होने वाला है। ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं होंगी। ये होगा कार्य, वो काम जो सेंटेंस में हुआ होगा। काम, ये प्रपोजिशन है बाय, और यहां पर काम को काम को करने वाला, काम करने वाला माने सब्जेक्ट। ठीक, तो ये चीज समझनी है। जब पैसिव में दिया जाएगा तो ये होगा। अब कहने को तो ये सब्जेक्ट है पैसिव में, लेकिन ये पैसिव का सब्जेक्ट है, एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट रहा होगा, इसीलिए तो प्रभावित है। इसने कार्य किया नहीं, ये कार्य से प्रभावित है। कार्य को करने वाले को कहां पटक देते हैं पैसिव के अंदर, लास्ट में पटक दिया जाता है। तो ये यहां पर समझना पड़ेगा कि जब आप सेंटेंस में प्रभावित से शुरू देखें वाक्य को, आपको लगे कि सेंटेंस के शुरुआत में जो लिखा है वो नहीं लिखा है जिसने कार्य किया, बल्कि वो लिखा है जो कार्य से प्रभावित हुआ। जिसने काम किया वो तो लास्ट में लिखा है, और जो काम से प्रभावित हुआ वो पहले लिखा है, यानी वाक्य की शुरुआत ही उससे हो रही है जिसने काम किया है। तो काम को करने वाला जब शुरू में आ जाए, वाक्य की शुरुआत में आ जाए, तो हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन अगर काम से प्रभावित होने वाला व्यक्ति वस्तु यदि वाक्य की शुरुआत करे, आगे आ जाए, तो हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ये पहचान आनी भी बड़ी जरूरी है। देखिए ऐसे में आप क्या करेंगे, फिर आप इस वाले को यानी कि ऑब्जेक्ट को उठा करके लेके आएंगे, यहां आपने बनानी है एक्टिव, यहां लेके आएंगे और आप इसे लिख देंगे कि भाई अब मैं इसे बनाऊंगा सब्जेक्ट, क्योंकि एग्जामिनर आपको पैसिव से एक्टिव रिवर्स गियर में गाड़ी को चला रहा है। तो यहां आप ऑब्जेक्ट जो काम करने वाला उसे शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। मतलब यहां मी हुआ तो यहां आई आएगा, यहां हिम हुआ तो यहां ही आ जाएगा, यहां हर हुआ तो इधर शी लिखेंगे, यहां देम हुआ तो दे लिखेंगे, अस हुआ तो वे लिखेंगे। और बाकी कोई चेंज होते नहीं, सेम का सेम ही आ जाएगा शक्ल की अगर बात करूं। दूसरा, आप अगर चेंज समझना चाहें तो सब्जेक्ट भी लास्ट में जाएगा और क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसका सब्जेक्ट, देखो यहां पर जो सब्जेक्ट था वो प्रभावित होने वाला था पैसिव में, उसे आप एक्टिव का क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में भेजोगे। यहां से तो शुरू में था ऑब्जेक्ट होने के बाद भी,
लास्ट में भेजोगे। अब आप क्या करोगे, ये जो इज एम आर है, ये जो इज एम आर है, इन्हें आप लिखोगे यहां पर नहीं, यानी कि इज एम आर का यूज नहीं होगा। इज एम आर का यूज नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? आपकी एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस आप बनाएंगे, इज एम आर का यूज आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि याद कीजिए, जब हम एक्टिव से पैसिव कर रहे थे, तो एक्टिव से पैसिव जब हम कर रहे थे तो हमने सीखा था कि भाई जब भी आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पैसिव में जाके वो थर्ड में बदलती है और उस प्लस उसके पहले इजएमआर। तो जब इजएमआर आ ही पैसिव में रहा था, एक्टिव में तो था ही नहीं। तो जब पैसिव से एक्टिव करेंगे, इजएमआर को आपको हटा देना, उसको लिखना नहीं है। तो कितनी चीज लिखनी है? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, और नंबर 2 पे आएगी केवल और केवल सेंटेंस में होने वाला कार्य, एक्शन, काम, यानी कि वर्ब। तो ये 3 चीज आ जाएंगी आपकी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कब? जब आप पैसिव से एक्टिव बनाओगे। कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब एग्जाम्पल देते हैं और समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। देखिएगा, आई एम BEATEN beaten by them, ये पैसिव वॉइस है। मुझे कैसे पता लगा? इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है। ये देखिए, बीट, बीट, बीटन थर्ड फॉर्म है और ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 आता है, जाहिर सी बात है वो आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे? देम, हमने क्या करना है? जब पैसिव हो, जी हाँ पैसिव है, तो लास्ट से उठाओ ऑब्जेक्ट, उसे शुरू में ले आओ, सब्जेक्ट बना। तो हम लास्ट से उठाएंगे, इसे शुरू में ले आएंगे, यानी अब हम बना रहे एक्टिव वॉइस। तो देम का सब्जेक्टिव क्या बनेगा? दे बन गया जी, ये हो गया। फिर कहता है कि जी ये जो सब्जेक्ट था ना, इसे लास्ट में ले जाओ और ऑब्जेक्ट बना दो। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। इसको लास्ट में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट बना देते, तो क्या बन गया? मी बन गया आई का। फिर कहता है कि जी इज एम आर मत लिखो, इज एम आर नहीं लिखने, नहीं लिखते जी, पढ़ा रहने देते वहीं पर। फिर कहता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट। यहां पर कौन सी थी? पैसिव में हमेशा थर्ड होती है, फर्स्ट लिखेंगे। तो बीटन की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी BEAT, बीट। तो दे बीट मी। हो सकता है आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, आश्चर्य करने वाला लगे कि सर इतने सारे वर्ड से आई एम बीटन बाय देम और ये 3 शब्दों में निपट गया। तो भाई याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? एक्टिव सेंटेंसेस किए थे। क्या किए थे? एक्टिव सेंटेंसेस किए थे, जहां सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 ही चीजें एक्टिव में आती हैं, पैसिव में चीजें बढ़ जाती हैं। तो एक्टिव में आप जब प्रेजेंट सिंपल की बात करोगे तो मेन मेन आपकी 3 ही चीजें बचती हैं। वो कौन कौन है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, यही 3 चीजें वापस से हमारे पास आ गई। तो हमें समझना है कि जब आपके पास इतना सारा मटेरियल हो तो सेंटेंस पैसिव है। अब सेंटेंस पैसिव है तो आप पैसिव का तो पैसिव बना नहीं सकते, पैसिव का तो एक्टिव बन सकता है। अब एक्टिव बनाना है तो एक्टिव में क्या करना पड़ेगा? पैसिव के अंदर आई हुई थर्ड फॉर्म को हटाकर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और इजएमआर जो पैसिव में है उनको यूज ही नहीं करना है एक्टिव के अंदर। और पैसिव में जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसे शुरू में ले आओ, सब्जेक्ट बनाओ। और पैसिव में जो शुरू में सब्जेक्ट बन के उसको लास्ट में ले जाओ और ऑब्जेक्ट बनाओ। ये सारे चेंजेस आपको करने हैं। अब और एग्जांपल से समझने की कोशिश एक बार कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है, मान लीजिए पैसिव का ही ले लेते हैं। दे आर एडवाइज्ड बाय हर। अब ये पैसिव वॉइस है, दे इसका सब्जेक्ट है जी, इस एमआर में से आर आ गया जी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एडवाइज्ड आ गई जी, बाई आ गया जी, और हर क्या है? ऑब्जेक्ट। हमें बनानी है एक्टिव वॉइस क्योंकि पैसिव है, एक्टिव बनानी है। तो अगर इसे हम समझें कि भाई पैसिव दिया है और एक्टिव बनाना है, तो देखो सबसे पहले तो प्रभावित होगा वो सब्जेक्ट के रूप में मिल गया, यानी कि दे। फिर इस एम आर में से कोई सुटेबल दे के अकॉर्डिंग इज और एम आ नहीं सकता तो आर। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे एडवाइज्ड आ गई, फिर बाय कंपलसरी सा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हर। तो हम जब इसे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो ध्यान रहे कि इधर से ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा।
और वैसे ही जैसे हमने एक्टिव से पैसिव बनाया था वैसे ही पैसिव से एक्टिव भी बनेगा। वही दो काम हमने यहाँ पर भी करने। हम एक्टिव से पैसिव में भी देखो क्या करते हैं, मान लो सेंटेंस एक्टिव में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं और पैसिव बनाना है, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट लेकर के हम शुरू में लेके जाएंगे उसे और पैसिव के शुरू में रख देंगे सब्जेक्टिव केस बना करके। और अगर एक्टिव होता पैसिव बना तो सब्जेक्ट को भी उठाते, यानी कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता और पैसिव के अंत में बैठ जाता ऑब्जेक्ट बन करके। और फिर हम क्या करते हैं कि एक्टिव में होती सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं होती, इज एम आर होती नहीं। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म का आइडिया लेते हैं, जब भी यहां पर फर्स्ट फॉर्म होएगी तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही जनरेट होंगी, कहां, पैसिव में। अगर ये सेकंड फॉर्म होगी तो वो वॉज वर्ब भी जनरेट हो सकती है हेल्पिंग वर्ब। अगर ये थर्ड होती यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ना होकर के तो यहाँ बी ई ई एन बीन आता। अगर यहाँ पर काम वर्ब क्रिया एक्शन आईएनजी में चल रहा होता तो हम इसे यहां पर बीइंग लिखते, बीईआईएनजी। अब चूंकि फर्स्ट है तो हम इज एम आर लेंगे। और थर्ड फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म एक कंपलसरी फैक्टर है, वो आएगा ही आएगा। जब जब पैसिव वॉइस बनेगी आप बनाएंगे ही थर्ड फॉर्म। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि पैसिव जब भी बनेगी उसमें मेन वर्ब की, एक्शन की या काम क्रिया की थर्ड ही फॉर्म आप लगाएंगे, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं लगाएंगे। अब इसका अगर मैं पैसिव से एक्टिव भी करूं तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है। देखो पैसिव के अंदर बाय लगाना है। एक्टिव के अंदर तीन ही चीजें, एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट, तीन चीजें। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं यानी कि हर का बन गया शी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं यानी देम का, दे का बन गया देम। और बाय हमने लिखना नहीं यहां पर और इज एम आर हमने लिखना नहीं, थर्ड थी पैसिव में थर्ड आते लेकिन हमने फर्स्ट लिखनी है, तो शी एडवाइजेज देम बन गया एक्टिव। तो जब पैसिव से एक्टिव बनाना है तो ध्यान रहे एक्टिव में तीन ही चीजें थी। एक्टिव से पैसिव बनाना तो आर यानी इज एम आर में से एक कोई हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बाय ये दो चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, नहीं तो एक सब्जेक्ट और दो वर्ब और तीन ऑब्जेक्ट, तीन ही चीजें ज्यादातर रहती हैं। अदर वर्ड्स में और बहुत कुछ आ भी सकता है। तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हमने एक्टिव से पैसिव अच्छी खासी प्रैक्टिस पे की है, बेसिक को समझने की कोशिश करी है। और पैसिव से एक्टिव भी मैंने आपको बताया कि ज्यादा कुछ चेंजेस हैं नहीं अगर आप बेसिक को समझ जाएं तो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि क्या क्या वेरिएशन टेंस कौन सा है। ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पर बेस्ड था, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर बेस्ड, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे करके हम सारे को ही करने की और समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही सिंपल से मेथड से जो आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। तो अब आपसे विदा लेते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब रखते हैं, क्योंकि आपको नई नई वीडियोस, जो क्वालिटी वीडियोस कंटेंट आपको मिल रहा है वो तभी मिल पाएगा। बेल आइकन को आपने हमेशा के लिए ऑन रखा है। और ध्यान रहे कि वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने कमेंट्स के तरीके से उनके जरिए हम तक पहुंचाएं अपनी सारी बातें जो आप सोचते हैं क्लासेस के बारे में, जो आप इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं या जो आपको अच्छा लगा है वो भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।